नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके सीरीज में 5वें नंबर के सेट पे चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग प्रत्येक दिन 50 प्लस एमसीक्यू पे चर्चा करते हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जीके के 50 क्वेश्चन पे। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनकी तैयारी के पर्पज से, और विशेष रूप से जितने भी उत्तर प्रदेश के रीजनल एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, यूपी SSC पीटी एग्जाम हो गया, यूपी एसआई कांस्टेबल, यूपी जीआईसी या यूपी टीजीटी पीजीटी या बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, इत्यादि एग्जामों में ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके सीरीज बहुत ही कारगर होने वाली है। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, कालिंजर को किस मुगल बादशाह ने अपने अधीन कर लिया था? ए ऑप्शन में हुमायूं है, बी ऑप्शन में जहांगीर है, सी ऑप्शन में बाबर है और डी ऑप्शन में अकबर है। तो बताइए कालिंजर को किस मुगल बादशाह ने अपने अधीन कर लिया था? तो यहाँ पर पहले का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अकबर ने कालिंजर को अपने अधीन कर लिया था। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की और कालिंजर के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित यह किला अभेद्य माना जाता था, लेकिन सन 1569 में अकबर ने कालिंजर पर विजय पाई और अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को यह किला जागीर के तौर पर तोहफे में दे दिया। इसके बाद जब राजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव की मदद से बुंदेलखंड से मुगलों को बेदखल किया, तब अंग्रेजों के आने तक यह राजा छत्रसाल के राज का हिस्सा बना रहा कालिंजर के किले के मद्देनज़र इसकी व्याख्या बहुत ही बड़ी हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इस क्वेश्चन के पर्पज से व्याख्या तैयार की है। बाकी हम लोग कालिंजर किला के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें कालिंजर पे किस किस राजाओं ने शासन किया और क्या क्या उस पर डेवलपमेंट हुए, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे फिर कभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित कर गढ़ कुंडार पर कब्जा कर लिया था? ए ऑप्शन में खिलजी को, बी ऑप्शन में पुष्पभूति को, सी ऑप्शन में चंदेलों को, डी ऑप्शन में प्रतिहारों को। तो यहाँ पर दूसरे का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, चंदेलों को पराजित कर गढ़ कुंडार पर कब्जा कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। अब बात करते हैं ये गढ़ कुंडार कहाँ पड़ता है और इसकी व्याख्या पे चर्चा करते हैं। गढ़ कुंडार का दुर्ग, जिसे चंदेल राजा यशोवर्धन ने 9वीं सदी में बनवाया था, कई पीढ़ियों तक वहां चंदेलों का शासन रहा, लेकिन सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमादिदेव को हराकर चंदेलों की राजधानी महोबा पर कब्जा कर लिया। इस जीत के फौरन बाद महोबा से कोई 125 किलोमीटर दूर बना यह दुर्ग भी उनके कब्जे में आ चुका था। साथ ही पृथ्वीराज चौहान ने तब अपने खास सेनापति खेत सिंह खंगार को गढ़ कुंडार का किलेदार बना दिया। इसके बाद 10 साल बाद 1192 में पृथ्वीराज जब मोहम्मद गोरी से युद्ध हार गए, तब खेत सिंह ने खुद को गढ़ कुंडार का राजा भी घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। किस स्थल से कुमारगुप्त प्रथम के 2 तथा स्कंदगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन में वाराणसी, बी ऑप्शन में गढ़वा, सी ऑप्शन में झांसी, डी ऑप्शन में चंदावर। तो यहाँ पर तीसरे का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, गढ़वा से ये जो है लेख प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। गढ़वा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के हंडिया प्रखंड में स्थित एक गांव है। इलाहाबाद जिले में एक हंडिया प्रखंड है, उसमें स्थित एक गांव है। इलाहाबाद जिले में स्थित गढ़वा से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है। वहीं कुमारगुप्त के शिलालेख में गुप्त संवत 98 की तिथि अंकित है। साथ ही स्कंदगुप्त के शिलालेख में गुप्त संवत 148 की तिथि अंकित है। इस लेख से विष्णु की प्रतिमा की स्थापना एवं पूजा किए जाने व दान दिए जाने की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था? ए ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन में फिरोज शाह, सी ऑप्शन गियासुद्दीन, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चौथे का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी था
कड़ा का सूबेदार। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी जो सूबेदार था ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता से 1296 ईस्वी को कड़ा जो मानिकपुर में पड़ता है इलाहाबाद के तहत आता है वहाँ पर की, जिसे बाद में उलूग खां की उपाधि से विभूषित किया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा की हत्या कर दिल्ली के तख्त पर 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। साथ ही जलालुद्दीन खिलजी का शासन उदार निरंकुशता पर आधारित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। किसके आक्रमण ने कौशाम्बी को विशेष रूप से क्षति पहुंचाई? ए ऑप्शन में तोरणमल, बी ऑप्शन में खारवेल, सी ऑप्शन में अशोक, डी ऑप्शन में हर्षवर्धन। तो यहां पर पांचवें का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन तोरमाण। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो तोरमाण भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाले हूण क्षत्रिय का नेता था जिसने 500 ईस्वी के लगभग मालवा पर अधिकार कर लिया था। साथ ही मिहिर कुल तोरणमल का ही पुत्र था जिसने हूण साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक किया। तोरमल ने कई विजय अभियान किए थे, एक बड़े विस्तृत भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। साथ ही तोरमाल का संजली शिलालेख मालवा और गुजरात पर उसके विजय और नियंत्रण की बात करता है। इसके अलावा उसने कौशाम्बी को छत विछत कर डाला और अपनी विजयों के बाद उसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन में दियोदास, बी ऑप्शन में सुदास, सी ऑप्शन में जय सिंह, डी ऑप्शन में प्रभु नारायण। तो यहाँ पर छठे का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन दियोदास ने काशी की स्थापना की थी। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो पुराणों के अनुसार मनु से 11वीं पीढ़ी के राजा काश के नाम पर काशी बसी। वहीं वाराणसी नाम पड़ने के बारे में अथर्ववेद में वाराणसी को वर्णावती नदी से संबंधित कहा गया है। वर्ण से ही वाराणसी शब्द बना है और महाभारत जिसे वन पर्व भी कहा जाता है में ही पहली बार वाराणसी का एक तीर्थ के रूप में उल्लेख हुआ है। पुराणों में काशी के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन धन्वंतरी के पौत्र दियोदास ने काशी को बसाया। साथ ही दियोदास के बाद वाराणसी का कई बार विध्वंस हुआ और इसे कई बार बसाया भी गया। इसके बाद अलर्क ने वाराणसी को पुनः बसाया और अलर्क की बात करें तो अलर्क जो है दियोदास का ही पौत्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। किसने कोयल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था? तो 7वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोयल को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। ये कोयल कहाँ पड़ता है? तो अलीगढ़ के क्षेत्र में आता है और ये 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोयल अलीगढ़ को जीत लिया था और दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस स्थान पर पराजित किया था? तो यहाँ पर 8वें का सही जवाब है सी ऑप्शन चंदावर में उसने पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने जयचंद को। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात 1194 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण किया। उस आक्रमण में गोरी ने पृथ्वीराज के प्रबल प्रतिद्वंदी जयचंद राठौर को चंदावर में पराजित किया। बात करें जयचंद की तो जयचंद कन्नौज का राजा था और कहा जाता है कि उसने पृथ्वीराज के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गोरी को आमंत्रित किया था, यानी निमंत्रण दिया था। साथ ही चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया। और बात करें चंदावर कहाँ पड़ता है तो ये जो है वर्तमान के फिरोजाबाद का एक पूर्ववर्ती नगर है चंदावर। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 9वां। झांसी की स्थापना कब की गई थी? बताइए झांसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 1613 ईस्वी में की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो 14वीं शताब्दी के निकट बुंदेलों ने विंध्याचल क्षेत्र से नीचे मैदानी भागों में आना प्रारंभ किया। वे धीरे धीरे सारे मैदानी क्षेत्र में फैल गए, जिसे आज बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। साथ ही झांसी के किले का निर्माण 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। कथा ये भी प्रचलित है कि राजा वीर सिंह बुंदेला ने दूर से पहाड़ी पर एक छाया देखी, जिसे बुंदेली भाषा में झांसी बोला गया।
इसी शब्द के अपभ्रंश से शहर का नाम झांसी पड़ा 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने पूर्व में चुनार पर अधिकार कर राज्य नहीं किया था? तो यहां पर बात करते हैं 10वें की। तो 10वें क्वेश्चन में सही जवाब है बी ऑप्शन। अकबर ने जो है चुनार पर अधिकार कभी नहीं किया, ना ही वहां पर राज किया। तो अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो 18 अप्रैल सन 1924 को मिर्जापुर के तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दुर्ग पर लगाए गए शिलापत्र पर उत्कीर्ण विवरण के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद इस किले पर 1141 से 1191 तक पृथ्वीराज चौहान, 1198 में शहाबुद्दीन गौरी, 1333 से स्वामीराज, 1445 से जौनपुर के मोहम्मद शाह सरकी, 1512 से सिकंदर शाह लोदी और 1529 से बाबर और 1530 से शेरशाह सूरी और 1536 से हुमायूं आदि शासकों का आधिपत्य रहा इसमें। साथ ही शेरशाह सूरी से हुए युद्ध में हुमायूं ने इसी किले में शरण ली थी। तो इस प्रकार से अकबर बच जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर शासन नहीं किया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। ऋषभदेव की पुत्री का उत्कीर्णित लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 11वें का सही जवाब है यहाँ पे बी ऑप्शन, देवगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। मेहंदी बाग कहाँ पर अवस्थित है? मेहंदी बाग कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पर 12वें का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, झांसी जिले में अवस्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा? तो 13वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, अकबर ने रखा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अकबरनामा और आईने अकबरी तथा अन्य मुगलकालीन ऐतिहासिक पुस्तकों से ज्ञात होता है कि अकबर ने सन 1574 ईस्वी के लगभग यहाँ पर किले की नींव डाली। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसका नाम पहले प्रयाग होता था, तथा एक नया नगर बसाया जिसका नाम उसने इलाहाबाद या अलाहाबाद रखा। इससे बरबस ही ये प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यदि यहाँ अकबर द्वारा नए नगर की स्थापना हुई तो प्राचीन प्रयाग का क्या हुआ होगा? तो अब बात करते हैं क्या हुआ था। कदाचित किले के निर्माण के पूर्व ही प्रयाग गंगा की बाढ़ के कारण नष्ट हो गया या बहुत छोटा हो गया था, यानी छिन्न भिन्न हो गया था गंगा की बाढ़ के कारण, जिसके बाद वो क्षेत्र अकबर द्वारा बनाए गए इलाहाबाद में समाहित हो गया धीरे धीरे, और उसका नाम लोग धीरे धीरे इलाहाबाद कहने लगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। हर्षवर्धन के हस्ताक्षरों से युक्त अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 14 का सही जवाब है यहाँ पे सी ऑप्शन, बांसखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 15 का यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी से प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो सम्राट अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1969 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। अकबर की राजपूत रानी जोधाबाई उसकी माँ थी। साथ ही आध्यात्मिक संत शेख सलीम चिश्ती की मन्नत से बेटे का जन्म होने के कारण ही उसका नाम सलीम रखा गया। इसके बाद वयस्क होने पर सलीम ने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके इलाहाबाद में अपने स्वतंत्र राज की घोषणा कर दी। उसके तुरंत बाद ही 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद सलीम जहांगीर के नाम से अपने पिता की जगह गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर 16 का सही जवाब है ए ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो मुगल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने सन 1571 में फतेहपुर सीकरी को एक नगर के रूप में बसाया था। यह 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फिर इसे पानी की कमी के कारण खाली कर दिया गया और इसके बाद मुगलों ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। महाजनपद काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो 17 का सही जवाब है यहाँ पे ए ऑप्शन, मथुरा हुआ करती थी।
अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो सुरसेन महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद था। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र इस जनपद में शामिल थे। अब आधुनिक परिदृश्य में बात करें तो आधुनिक मथुरा नगर ही इसकी राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किसने अशोक स्तंभ को मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया था? तो 18 का सही जवाब है ए ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए अपने प्रदेशों को जीतने के अभियान के अंतर्गत बंगाल एवं सिंध पर आक्रमण कर दिया। साथ ही बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1353 ईस्वी में आक्रमण किया। इसके बाद उसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किसने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया? तो 19 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना दिया। कब बनाया? तो इसकी बात करते हैं इसकी व्याख्या में। 1192 में उसने अजमेर तथा मेरठ में विद्रोहों का दमन किया तथा दिल्ली की सत्ता पर आरूढ़ हुआ। दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपना केंद्र बनाकर उसने भारत की विजय की नीति अपनाई। भारत पर इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक का प्रभुत्व तथा शासन इतने लंबे समय तक नहीं टिका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भीतरगांव का मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो 20 का सही जवाब है यहाँ पे डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। अब बात करते हैं ये भीतरगांव कहाँ पड़ता है और इसके मंदिर के बारे में। कानपुर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में स्थित मंदिर ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय ने 5वीं शताब्दी एडी में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी? तो यहाँ पर 21 का सही जवाब है सी ऑप्शन, असफदौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो अवध के इतिहास की अनेक विडंबनाओं में से एक यह भी है कि पहले नवाब सआदत अली खां द्वारा 1730 में फैजाबाद में संस्थापित इसकी पहली राजधानी को राजधानी के रूप में वास्तविक प्रतिष्ठा के लिए तीसरे नवाब शुजाउद्दौला के दौर तक इंतजार करना पड़ा। तब तक नवाबों के अच्छे दिन खत्म हो चले थे और ईस्ट इंडिया कंपनी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। फिर भी शुजाउद्दौला ने 1760 में फैजाबाद को बाकायदा राजधानी बनाया और उस पर राजसी वैभव की इतनी बारिश की कि दिल्ली दरबार तक को उससे रश्क होने लगा। लेकिन इस उत्सव को शुजाउद्दौला लंबा नहीं चला पाए और 15 साल बाद 1775 में उनके बेटे असफौद्दौला नए नवाब बने तो उन्हें अपने पिदरे मोहतरम के फैजाबाद से ज़रूरत से ज़्यादा मोह का कोई औचित्य नज़र नहीं आया और उन्होंने बहू बेगम के नाम से लोकप्रिय अपनी मां की नाराजगी के बावजूद राजधानी लखनऊ स्थानांतरित कर दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बौद्ध विहार शांति उपवन कहाँ है? तो 22 का सही जवाब है सी ऑप्शन, ये लखनऊ में है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मखली गोसाल का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो यहाँ पर 23 का सही जवाब है सी ऑप्शन, श्रावस्ती जिले में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करें इसकी व्याख्या की तो मखली गोसाल चित्रकथाओं के जरिए धार्मिक नैतिक उपदेश देकर आजीविका चलाने वाले मंख के पुत्र थे। भद्रा उनकी माता का नाम था और कहा जाता है कि उनका जन्म श्रावस्ती के सरवण यानी सरकंडो वाले गांव के एक गौशाला में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जेतवन विहार को किसने बौद्ध धर्म को दान कर दिया था? तो 24 का सही जवाब है यहाँ पे ए ऑप्शन, अनाथ पिंडक ने जो है बौद्ध धर्म को दान कर दिया था। बात करें इसकी व्याख्या की तो श्रावस्ती में निवास करने वाले अनाथ पिंडक ने जेतवन में विहार, परिवेण, उपस्थानशालाएं, कापिल कुटी, चंक्रम, पुष्करणियाँ और मंडप बनवाए। इसके बाद अनाथ पिंडक के निमंत्रण पर भगवान बुद्ध श्रावस्ती स्थित
जेतवन पहुँचे। अनाथ पिंडक ने उन्हें खाद्य भोजन अपने हाथों से अर्पित कर जेतवन को बौद्ध संघ को दान कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया? तो यहाँ पर 25 का सही जवाब है ए ऑप्शन, संकिसा में जो है प्रवेश दिया। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो संकिसा अथवा संकिसा भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले के पखना रेलवे स्टेशन से 7 मील दूर काली नदी के तट पर बौद्ध धर्म स्थान है। इसका प्राचीन नाम शंकाश है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से उतरकर यहीं पर आए थे। साथ ही यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर यहाँ आए वह संघ में स्त्रियों की प्रवेशिता पर लगाई गई रोक को तोड़ा था और भिक्षुणी उत्पल वर्णा को दीक्षा देकर बौद्ध संघ का द्वार स्त्रियों के लिए खोल दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 26 का सही जवाब है डी ऑप्शन, बाबर ने संभल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करें इसकी व्याख्या की। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया और अपने दामाद मुबारिज खां को संभल की जागीर दी। साथ ही जामा मस्जिद, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। ये संभल का एक विरासत स्थल है और यह मस्जिद 1528 में सम्राट बाबर के आदेश के तहत मीर बेग द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? तो 27 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, आसफाउद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करें इसकी व्याख्या की। तो इस इमामबाड़े का निर्माण आसफाउद्दौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के तहत करवाया था। यह विशाल गुंबदनुमा हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। अनुमानतः इसे बनाने में उस जमाने में 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध दारा के साथ किस स्थान पर किया था? तो 28 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सामूगढ़ में किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करें इसकी व्याख्या की। तो मुगल बादशाह शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद उसके पुत्रों के बीच सिंहासन के लिए उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के लिए दोनों ओर की सेनाएं सामूगढ़ के मैदान पर आ डटी। इस युद्ध में एक और बादशाह का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह था जो संभावित उत्तराधिकारी था, तथा दूसरी ओर तीसरे और चौथे पुत्र औरंगजेब और मुराद बख्श थे जो आपस में लड़ रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। रूमी दरवाजा पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो 29 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, लखनऊ जिले में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की तर्ज पर ही रूमी दरवाजे का निर्माण भी अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। नवाब अशरफ उदौला ने यह दरवाज़ा 1783 ईस्वी में अकाल के दौरान बनवाया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है। यह इमारत 60 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। बटलर पैलेस का नाम बटलर पैलेस किसके नाम पर रखा गया? तो यहाँ पर 30 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सर हारकोर्ट के नाम पर रखा गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुल्तानगंज बाग और बनारसी बाग के बीच एक आलीशान चौरुखा महल है। इस महल को आज बटलर पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस इमारत का नाम सन 1907 में सिटी डिप्टी कमिश्नर अवध बने सर हारकोर्ट बटलर के नाम पर रखा गया। किन्हीं कारणों से यह महल पूरी तरीके से निर्मित नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? तो यहाँ पर 31 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, जो है मोहम्मद अली शाह ने इसकी रचना की थी। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो लखनऊ में स्थित यह इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह की रचना है जिसका निर्माण 1837 ईस्वी में
किया गया। इसे छोटा इमामबाड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि मोहम्मद अली शाह को यहीं पर दफनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किस स्थान से सीलवर्मन द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो 32 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जगतग्राम से अश्वमेध यज्ञ के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसने जड़वाया था? तो 33 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, रणजीत सिंह ने जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से जड़वाया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। दर्शनीय स्थल अश्वतीर्थ किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पर 34 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कन्नौज जिले में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अयोमुख वर्तमान में किस जनपद में अवस्थित है? तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इकौना ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में आता है? तो यहाँ पर 36 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, श्रावस्ती जिले में आता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। ऐतिहासिक स्थल गढ़वा जहां से अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं किस जनपद में है? तो 37 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, इलाहाबाद जिले में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। झंझीरी या झांझरी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो 38 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, जौनपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। झंझीरी मस्जिद उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर नगर में स्थित एक प्राचीन मस्जिद है। झंझीरी मस्जिद का निर्माण 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी द्वारा करवाया गया था। अब यह मस्जिद खंडर अवस्था में है। इसके खंडरों में आगे का एवं बीच का बड़ा प्रवेश द्वार ही शेष बचे हैं। साथ ही अटाला मस्जिद के नमूने पर आधारित इस मस्जिद में भी हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय प्राप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल चौपानी मांडो किस जनपद में स्थित है? तो 39 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, इलाहाबाद जिले में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ऐतिहासिक स्थल निगाली सागर किस जनपद में अवस्थित है? तो यहाँ पर 40 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बस्ती जिले में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निगाली सागर नामक स्थान नेपाल की तराई में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के उत्तर में तथा रुमिनदेई से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। पशु मेले के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर 41 का सही जवाब है डी ऑप्शन, आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। नवपाषाणिक स्थल महगढ़ा किस जनपद में है? तो 42 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इलाहाबाद जिले में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। ऐतिहासिक स्थल सोहगौरा किस जनपद में स्थित है? तो 43 का सही जवाब होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, गोरखपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। ऐतिहासिक स्थल चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो 44 का सही जवाब है ए ऑप्शन, गोरखपुर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, अब वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मध्य पाषाणिक स्थल मददाहा किस जनपद में अवस्थित है? तो यहाँ पर 45 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राज्य में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? यानी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 46 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1957 में की गई थी।
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 47 का सही जवाब है सी ऑप्शन, लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो 48 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, राज ललित कला अकादमी कहाँ है? तो 49 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लखनऊ में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और आज के संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल के कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो यहाँ पर 50 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मौर्य काल का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके सीरीज के 5वें नंबर का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।